कोर्ट ऑफ इंडिया के जरिए गिरा दिया गया है। जिन सवालों का जवाब वो विपक्ष को नहीं दे पा रहे थे, अब वही सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना होगा। जी हाँ दोस्तों, जिन सवालों से ये सरकार लगातार भागते हुए नजर आ रही थी, अब वही सवाल भरी अदालत में मोदी सरकार से, मोदी से पूछ लिया गया है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस देश में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए सबसे बड़ी बात तो है चुनाव आयोग की नियुक्तियां को लेकर जो सवाल पिछले कई सालों से विपक्ष के जरिए उठाया जा रहा था और बार बार नरेंद्र मोदी सरकार पर, जी हाँ, कटाक्ष किया जा रहा था, कचघरे में खड़ा किया जा रहा था कि ये सरकार अपने मनमानी से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती है। ऐसे गंभीर आरोप मोदी सरकार पर हमेशा नेता विपक्ष और विपक्ष के जरिए लगाए गए और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल किया गया, लेकिन मोदी सरकार ने इन तमाम सवालों का जवाब देना विपक्ष को जायज नहीं समझा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर मोदी जी से, मोदी सरकार से सवाल पूछ लिया कि भैया मुख्य चुनाव आयुक्त चयन समिति से सीजीआई को बाहर क्यों किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से एक पैनल की नियुक्ति होती है, एक संवैधानिक पदों पर बैठे हुए बॉडी की नियुक्ति होती है, उसको लेकर सत्ता पक्ष, विपक्ष और सीजीआई का होना बेहद ज़रूरी होता है और इससे पहले ये प्रक्रिया थी, लेकिन मोदी सरकार ने कुछ साल पहले इस प्रक्रिया को संसद के अंदर बिल लाकर भी ख़त्म कर दिया। जी हाँ, एक कानून बनाकर ख़त्म कर दिया कि अब जो है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सीजीआई का होना अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि नेता विपक्ष, सत्ता पक्ष और मोदी के चुने हुए किसी मंत्री के जरिए इस पर सहमति होगी। इसको लेकर राहुल गांधी ने साफ कहा कि मेरा इसमें फिर कोई मतलब बनता ही नहीं है, ये तो सीधे तौर पर 2 और 1 वाला मामला हो गया, 2 लोग आपके होंगे और 1 इकलौता, तो मेरी बातों का वैल्यू तो आप वैसे भी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ दोस्तों अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा था और कई सालों से इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बार बार बहस हो रही थी, कई बार याचिका भी खारिज की गई। लेकिन अब जब इस याचिका पर सुनवाई हुई तो सुनवाई के दौरान क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा गया और किस तरीके से बातें जो है सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए पूछी गई, इससे अब मोदी पर बड़ी आफत आती हुई नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देश के सबसे बड़े अदालत में, ये सरकार क्या कहती है, क्या जवाब देती है, क्या सफाई पेश करती है, क्योंकि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सीजीआई का नाम नहीं है, सिर्फ मोदी और मोदी सरकार के किसी मंत्री और नेता विपक्ष का। जी हाँ, नेता विपक्ष यानी कि विपक्ष में किसी एक का नाम आप सजेस्ट कर सकते हैं, उसी को आप जो है इस पूरी प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं। और बीते कई सालों से आप देख ही रहे हैं चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों पर क्या क्या सवाल उठा है, चुनाव आयुक्त के कामकाज पर क्या क्या सवाल उठा है, कैसे उन पर जो है बार बार आरोप लगता रहता है कि सत्ता पक्ष के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। हमेशा सत्ता पक्ष को वो संरक्षण देते हैं, सत्ता पक्ष के दिखाए गए रास्तों पर चलते हैं, उनके लिए काम करते हैं, यहाँ तक कि सत्ता पक्ष को फायदा पहुँचाया जाता है। ये तक आरोप राहुल गांधी या ममता बनर्जी या अखिलेश यादव, मैं नाम लेकर बोली हूँ दोस्तों, तमाम विपक्ष के नेता ने ऐसे गंभीर और संगीन आरोप लगाए थे, लेकिन चुनाव आयुक्त के जरिए इन तमाम बातों को खंडन किया गया। इन बातों पर सीधे तौर पर कहा कि नहीं, हम निष्पक्षता के प्रतीक हैं, हम निष्पक्षता के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेगा वो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछ लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि संसद ने नया कानून बनाते समय मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखने का फैसला क्यों किया गया। निष्पक्षता दिखनी चाहिए, ये सीधे तौर पर जज साहब के जरिए भी कही गई।
हालांकि दोस्तों आपको बता दूं इस पूरे मामले पर एक बार तो हमारे मुख्य न्यायाधीश ने खुद को इस पैनल से अलग कर लिया सुनवाई के दौरान, लेकिन अब जो है जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग को न केवल स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए बल्कि उसे स्वतंत्र रूप से काम करते हुए दिखना भी चाहिए। आगे बता दूं, पीठ ने टिप्पणी की कि जब सीबीआई निदेशक और लोकपाल की नियुक्ति करने वाले के चयन पैनल में सीजीआई शामिल है तो देश के लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के पदों की चयन प्रक्रिया से सीजीआई को बाहर रखने का क्या कारण हो सकता है। ये बात खुद जी हाँ सुप्रीम कोर्ट के जजों के जरिए कहा गया है। सीधे तौर पर सवाल पूछा गया है कि सीजीआई को बाहर रखने का क्या कारण हो सकता है। आगे अदालत ने साफ ये भी कहा, प्रधानमंत्री पर अविश्वास का मामला नहीं है। पीठ ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि मौजूदा समिति से निष्पक्षता हासिल नहीं हुई है, लेकिन जैसे न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि न्याय होता हुआ भी दिखना चाहिए, हम उसी पहलू की बात कर रहे हैं। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जोर दिया। ये सुनवाई 2023 के उस चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमीशन एक्ट 2023 के संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हो रही थी, जिसके तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति का प्रावधान किया गया। वर्तमान चयन पैनल में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा खुद नॉमिनेट किया गया कैबिनेट मंत्री कोई हो सकता है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। तो ऐसे पैनल बनाकर जिसको लेकर बार बार सवाल लोगों के मन में आने लगा कि देखिए आखिर इससे निष्पक्षता क्या रही। इसमें तो कोई निष्पक्षता नहीं रही। मोदी हुए, उनका कोई मंत्री हुआ, हो गया, और नेता विपक्ष तो वैसे ही आरोप लगाते रहे हैं कि उनको तो एट लास्ट पॉइंट पर लिस्ट दिया जाता है, वो भी एक लंबा लिस्ट जिसमें कई लोगों का नाम होता है, जिसे पढ़ने में कई दिन लग जाएंगे, और फिर आता है आदेश कि फलाने नाम पर मुहर लग गया है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों बार बार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े किए गए। इससे पहले साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने निर्देश दिया था कि जब तक संसद कानून नहीं बनाता है तब तक चयन पैनल में प्रधानमंत्री, सीजीआई और विपक्ष के नेता शामिल होंगे। हालांकि संसद ने बाद में फट से कानून बनाकर सीजीआई की जगह कैबिनेट मंत्री को शामिल कर दिया, जो इनके खुद के मंत्री कहलाते हैं। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल आर.के. वेंकटरमणि सरकार का पक्ष रख रहे थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि अदालत को ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ काम करेंगे। ये सब जो है बात कोर्ट में कही गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोगों को प्रधानमंत्री पर भरोसा होना चाहिए। अगर उनके फैसले को अविश्वास की नज़र से देखा जाएगा तो फिर क्या मंत्रिमंडल चुनते समय भी किसी पूर्व न्यायाधीश या बाहरी व्यक्ति से सलाह लेने का प्रावधान होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि केवल इसलिए संसद के कानून पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि कोई दूसरा मॉडल भी संभव था। उन्होंने कहा कि संसद का मुंह बंद नहीं किया जा सकता है और राज्य के तीनों अंग यानी कि कार्यपालिका, विधिका और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हमेशा सम्मान होना चाहिए। केंद्र सरकार अपने हलफनामे में कह रही है कि सीजीआई की जगह कैबिनेट मंत्री को रखने से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होती है। पिछले 7 दशकों से अधिक समय से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पूरी तरीके से कार्यपालिका द्वारा ही की जाती रही है और देश में हमेशा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न हुए हैं, ऐसा केंद्र सरकार के वकील के जरिए कहा गया। केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है कि इस पूरे मामले में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, इसलिए इसे एक बड़ी संविधान पीठ भेजा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायण, डी शेषाद्री नायडू और संजय पारिक ने इस मांग का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि 20 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद सरकार अब ये मांग उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़े संविधान पीठ के पास भेजने की केंद्र सरकार की याचिका पर अभी अपना फैसला सुनाया नहीं है, बल्कि इस फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अब देखना होगा कि इस फैसले में केंद्र सरकार की जो मांगे हैं वो पूरी होती है
या फिर चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दूं तो पीएम केयर्स फंड में जी हाँ एक बड़ा रिपोर्ट सामने आ रहा है और वो ये है कि 2023 के बाद से कोई हिसाब किताब पीएम केयर फंड्स में नहीं दिया गया है। द हिंदू की एक पड़ताल में ये पूरी आर्टिकल छापी गई है। दोस्तों आप सभी को पता है कि जब कोरोना महामारी आया था देश में 2020 में, तो पहली लहर ने जब दस्तक दी थी, तब उसी भयानक अनिश्चितता के बीच देश के सामने एक नई उम्मीद रखी गई थी और उस उम्मीद का नाम था पीएम केयर फंड्स। आपात स्थिति से निपटने और पीड़ितों को मदद के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट की शुरुआत हुई थी और देश के प्रधानमंत्री ने इस ट्रस्ट की खुद शुरुआत करते हुए अध्यक्ष बने और गृह, रक्षा और वित्त मंत्री इसके ट्रस्टी होंगे, ऐसा इस ट्रस्ट के लिए उन्होंने पूरी चीज़ें गठन की थी। सरकार की एक आवाज़ पर देश उनके साथ खड़ा हो गया। पेंशन का छोटा हिस्सा देने वाले बुजुर्ग से लेकर अपनी जमा पूंजी लगाने वाले बच्चे और करोड़ों का CSR फंड देने वाले कारपोरेट घराने, हर किसी ने इसमें योगदान किया। देखते ही देखते फंड हज़ारों करोड़ रुपए इस फंड के अंदर जमा हो गए। शुरुआत के 3 सालों में यानी कि 2020 से 2023 तक सब कुछ पारदर्शिता तरीके से दिखता रहा। हर साल, हर वित्तीय साल अंत में फंड की वेबसाइट पर ऑडिट रिपोर्ट अपलोड की जाती थी। लोग देख सकते थे कि कितना पैसा आया, कितना वेंटिलेटर खरीदे गए, कितने ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए और कितने बच्चों की मदद हुई। लेकिन साल 2023 ख़त्म होते ही द हिंदू अखबार के मुताबिक 31 मार्च 2023 की अंतिम ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, जिसमें दर्ज किया गया था कि फंड के खाते में करोड़ों रुपए बचे हुए हैं और उस साल अकेले करीब 909 करोड़ का शैक्षणिक दान और विदेश से 2.57 करोड़ आए थे। लेकिन इसके बाद खामोशी इख्तियार किया गया और कोई ऑडिट रिपोर्ट वेबसाइट पर नहीं डाला गया। साल 2023 से 24 बीता, फिर 24 से 25 निकल गया, मगर पीएम केयर फंड्स की आधिकारिक वेबसाइट पर कोई नया खाता, कोई नया ऑडिट ब्यौरा या खर्चा, कोई रिपोर्ट अपलोड अब तक नहीं किया गया है। जो पारदर्शिता शुरुआती सालों में दिखाई गई थी वो अब अचानक से लंबी खामोशी में बदल गई है, यानी कि अब इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई ऑडिट रिपोर्ट भी अपलोड नहीं किया जा रहा है। साल 2023 से अब 2026 आ गए दोस्तों, लेकिन अब तक कोई भी पारदर्शिता वाली बात नहीं की गई है। इस खामोशी पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस फंड का हिसाब किताब देश की शीर्ष ऑडिट संस्था कैग नहीं करती है, बल्कि इसके लिए एक निजी CA फर्म को नियुक्त किया गया था। जब आम लोगों ने सूचना और कार्यकर्ताओं ने RTI के जरिए जानकारी मांगनी चाहिए तो जवाब भी मिलना बंद हो गया। और पीएम केयर्स एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, सरकारी संस्था नहीं, इसलिए ये सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं आता है, ये कहते हुए सवालों का जवाब उनको नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के गलियारों तक याचिका पहुंची। सामाजिक कार्यकर्ता और विपक्षी नेताओं ने मांग किया कि जब देश के आम नागरिकों की मेहनत की कमाई इस फंड में गई और फंड में जब बना तो इसका एक एक रुपया कहाँ खर्च हो रहा है, इसका हिसाब जनता के सामने आना चाहिए। आज भी पीएम केयर्स फंड की वेबसाइट पर वही 2022 की पुरानी रिपोर्ट चमक रही है और ये देश के और ये देश को जानने का अधिकार है और इंतज़ार देश कर रहा है कि उस वही खाते के अगले पन्ने पर क्या लिखा होगा। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।